नमस्कार, आप देख रहे हैं शहरनामा। मैं हूं शेखर त्रिवेदी। फर्जी ट्रेनी आईएएस अधिकारी मामले के आरोपी रूबी चौधरी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। रूबी को आज न्यायिक अधिकारी कोर्ट में पेश किया गया। इससे पहले अस्पताल में उसका मेडिकल कराया गया। वहीं रूबी की पुलिस रिमांड पर सोमवार को कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। आपको बता दें कि रूबी को बीती रात एसआईटी और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में देहरादून से गिरफ्तार किया गया था। रूबी को देहरादून के हरिद्वार रोड स्थित होटल से पूछताछ के बाद गिरफ्त में लिया गया। इस दौरान रूबी चौधरी ने जमकर हंगामा किया। एसआईटी का नेतृत्व करने वाली पुलिस अधिकारी शाहजहां अंसारी उस वक्त मौजूद थी। आपको बता दें कि शुक्रवार को दिन भर एसआईटी रूबी से जुड़े राज खंगालने में लगी रही। इसके बाद रूबी को गिरफ्त में लिया गया। उम्मीद जताई जा रही है कि पुलिस जल्द ही इस केस में बड़ा खुलासा कर सकती है। सोनू सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे संवाददाता। सोनू, बताइए कि अदालत में किस तरह से प्रक्रिया पूरी हुई और आगे क्या होगा? देखिए शेखर, करीब 12 से 12:30 बजे के लगभग इनका रूबी चौधरी का मेडिकल करा लिया गया था। उसके बाद इनको सीधे न्यायालय लाना था, लेकिन पुलिस जो है वो राजपुर थाना में एक बार फिर से लेकर के गई थी और ठीक 3 बजे यहाँ जो न्यायालय है जेएम छवि बंसल की जो अदालत है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट छवि बंसल, उनकी अदालत में उनको पेश किया गया रूबी चौधरी को। और पेश करने के बाद पक्ष और विपक्ष दोनों ही वकीलों ने अपनी अपनी जिरह रखी, अपने अपने तर्क न्यायाधीश के सम्मुख रखे। दोनों पक्षों को सुनने के बाद जो न्यायाधीश हैं उन्होंने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में रूबी चौधरी को जेल भेज दिया है और पुलिस के द्वारा कई दिन की रिमांड की डिमांड की जा रही थी, एप्लीकेशन दी गई थी। करीब 14 दिन की डिमांड पुलिस चाहती थी, लेकिन कितने दिन की रिमांड पर दिया जाएगा, इसका जो फैसला है वो सोमवार को किया जाएगा। थोड़ी सी रूबी चौधरी की तबीयत भी खराब सी नजर आई। कोर्ट परिसर में ही जज महोदय के सामने उनको पानी पिलवाया गया और वो तबीयत खराब होने जैसी नजर आ रही थी। इसके साथ साथ जो तमाम बातें और आई, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, क्योंकि कोर्ट के अंदर के परिसर की बात है, दबी जुआ में रूबी ने पुलिस के द्वारा 3rd डिग्री की बात को भी बहुत दबी सी जुआ में स्वीकार करते हुए निकला, क्योंकि भीड़ भड़ाका बहुत था। इसलिए ये स्पष्ट तौर पर नहीं कहा जा सकता है कि पूरे रूप से उन्होंने स्वीकार किया। दूसरा एक और अहम पहलू है शेखर, जो जज महोदय हैं छवि बंसल, उन्होंने स्वयं रूबी चौधरी से 2 बार इस बात के लिए स्पष्ट किया कि जो ये आरोप उन पर लगाए जा रहे हैं, फर्जी परिचय पत्र बनवाने का और वहाँ गैर कानूनी रूप से परिसर में रहने का, इस बात को 2 बार न्यायाधीश के द्वारा पूछे जाने पर जो रूबी चौधरी है उन्होंने अपने इस जुर्म को स्वीकार किया है, कबूल किया है और उसके बाद फिर उनको अब सिद्धोवाला जेल के लिए। चलिए, बहुत शुक्रिया इन जानकारियों के लिए सोनू। यूपी के मुख्य सचिव आलोक रंजन ने कहा है कि मौसम और फसलों की बर्बादी पर सरकार की नजर है। उन्होंने कहा कि किसानों को मुआवजे में देर नहीं हो रही है। बड़ी खबर, यूपी के मुख्य सचिव आलोक रंजन ने कहा है कि मौसम और फसलों की बर्बादी पर सरकार की नजर है। उन्होंने कहा कि किसानों को मुआवजा देने में देर नहीं हो रही। नहीं, किसानों का मुआवजा देने में कोई देरी नहीं हो रही है। पूरा पैसा 200 करोड़ रुपए पिछले साल ही निकाल के हम लोगों ने दे दिया था और लगातार जिलों से हम लोग मॉनिटर कर रहे हैं। वहां लिस्टें भी बन गई। हमारे यहाँ सबसे जल्दी सर्वे हो गया था, बल्कि किसी भी प्रदेश के मुकाबले, और लगातार जो है धनराशि बढ़ रही है। ओलावृष्टि की मार झेल रहे किसानों को सही मुआवजा देने की मांग को लेकर अखिल भारतीय किसान महासभा ने लखनऊ में धरना दिया। महासभा का कहना है कि बारिश, ओलावृष्टि और तेज हवाएं खेतों में खड़ी रबी की फसल पर कहर बनकर टूटी है। फसल खराब होने से किसान आत्महत्या को मजबूर हैं। महासभा ने मांग की कि किसानों को राहत पहुंचाने के लिए सरकार जल्द मुआवजे का ऐलान करे और किसानों की कर्ज माफी करे, नहीं तो किसान सड़कों पर उतरकर बड़ा आंदोलन करेंगे। जो प्रदेश की सरकार है या केंद्र की सरकार है, मुआवजे के नाम पे अभी कोई भी बात आगे नहीं बढ़ रही है और जो मुआवजे की घोषणा भी हो रही है उसमें 200 करोड़ रुपया, जबकि 500 करोड़ से ज्यादा किसान परेशान है इस मुल्क प्रदेश में। और इस तरह से लगातार जो खेती किसानी में लगी आबादी है तबाही की ओर आगे बढ़ रही है
और 70% आबादी जो देश में प्रदेश में खेती पे है, कृषि पे निर्भर है, लगातार केंद्र और प्रदेश सरकार की नीतियों के चलते वो तबाही की ओर है, आत्महत्या कर रहे हैं। कानपुर देहात में बेमौसम बारिश ने किसानों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। जिले में फसलों की बर्बादी से अब तक 11 किसानों की सदमे से मौत हो चुकी है, लेकिन प्रशासन की जांच रिपोर्ट के मुताबिक किसानों की मौत की वजह प्राकृतिक आपदा नहीं है। वहीं किसानों का आरोप है कि उनकी फसलों के नुकसान का जायजा लेने के लिए उनके पास अब तक कोई अधिकारी नहीं पहुंचा, जबकि सीएम अखिलेश यादव का साफ तौर पर कहना है कि जिस किसान की 50% से ज्यादा फसल का नुकसान होगा उसे मुआवजा राशि दी जाएगी। लेकिन जिले के अधिकारी किसान की मौत के बाद ही खेतों का जायजा लेने पहुंच रहे हैं। ऐसे में किसान सरकार से अपने ऊपर लदे कर्ज को माफ करने की मांग कर रहे हैं। बड़ी खबर बांदा से, जहां एक और किसान की मौत का मामला सामने आ रहा है। किसान का नाम शिव नारायण बताया जा रहा है, जिस पर 4 लाख रुपए का ट्रैक्टर का और 1,50,000 रुपए का केसीसी का कर्ज था। शिव नारायण सुबह खेत गया था। वहां खराब हुई फसल को देखकर वो निराश हो गया और इससे उसे गहरा सदमा पहुंचा। ज्ञानेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ज्ञानेंद्र, क्या जानकारियां आपके पास आई हैं इस किसान से जुड़ी हुई, कैसे इसकी मौत हुई? शायद हमारा संपर्क टूट गया है। आपको बता दें, खबर बांदा से है, जहां एक और किसान की मौत की बात सामने आ रही है। किसान का नाम शिव नारायण बताया जा रहा है, जिस पर 4 लाख रुपए का ट्रैक्टर का और 1,50,000 रुपए का केसीसी का कर्ज था। बेमौसम बारिश से फसल बर्बाद होने और इससे परेशान किसानों की जान जाने का सिलसिला रुक नहीं रहा। औरैया में बर्बाद फसल को देखकर एक किसान को ऐसा सदमा लगा कि उसकी मौत हो गई। मामला विधुना थाना क्षेत्र के रजुआमाऊ गांव का है। हरपाल सिंह नाम के इस किसान की जीविका का साधन उसकी 1.5 बीघा जमीन थी, लेकिन बारिश ने उसकी कमर तोड़ दी। उसकी बेटी की शादी अगले महीने होने वाली थी। इसी सदमे में उसके हार्ट अटैक से मौत हो गई। कुछ नहीं, आंधी पांधी में मेरी जमीन उजड़ गई तो अटैक पड़ गया। कितनी जमीन थी? 1.5 बीघा। हरपाल सिंह खत्म हो गई। कैसे? वो 1.5-2 बीघे जमीन थी, फसलें नष्ट हो गई उनकी। अगले महीने में लड़की की शादी है और गरीब बहुत थे। मथुरा में बेमौसम बारिश से फसल बर्बाद होने से तबाह किसान सड़कों पर उतर आए। किसानों ने पहले यमुना एक्सप्रेसवे पर हंगामा किया और फिर जिलाधिकारी दफ्तर का घेराव किया। किसानों ने NH 2 पर कुछ देर के लिए जाम लगाया और गाड़ियों में तोड़फोड़ भी की। बहुत बड़ा बरसात का खामियाजा यहाँ किसान भुगतना रहा है। कल शाम को ओलावृष्टि हुई कि फसल पूरी तरीके से 100% नष्ट हो चुकी है। किसान बिल्कुल भूख की कगार पर उतर चुका है। आने एकदम बेकार रह गए। आलू कचू मिल लो ना है जो गेहूं के भरोसे, तो गेहूं सबरे मटिया में ले गए। और सर जी देखो, जब जाम जावात पे लग रहा है तो न मुआवजा मिलते हैं, कचू माते मिलता है, लेखपाल खाया पे और कचू करने मत ना है। ओलावृष्टि से हुए फसल नुकसान के संबंध में इन लोगों को पूरी जानकारी नहीं हो पाई थी, जबकि आज समाचार पत्रों में निकल गया है। और कल देर रात तक हम लोग स्वयं जाकर फसल के नुकसान का आकलन कर रहे थे और इसी गलतफहमी में इन लोगों ने जाम लगा दिया था। इनको सूचना दे दी गई है, अभी बताया गया है, इनको सारे प्रमाण दिखाए गए, न्यूज़पेपर से जो निकला है वो बताया गया कि हम लोगों ने गाँव जाकर स्वयं आकलन किया है। अब लोग संतुष्ट से जाम कर दिया है। नोएडा के सेक्टर 75 में गार्डेनिया बिल्डर के दफ्तर पर निवेशकों का हंगामा हुआ है। लोगों का कहना है कि बिल्डर ने 2013 में पोजीशन की बात कही थी, लेकिन अब तक उन्हें कोई फ्लैट नहीं मिला। सैकड़ों निवेशक 85% तक पेमेंट कर चुके हैं। और अब आपको सावधान कर दें, घर में चूल्हा जलाने से पहले चेक कर लीजिए कि कहीं आपके गैस का नॉब तो खुला नहीं। कुछ ऐसा ही हुआ है बिजनौर में। कोतवाली इलाके में सिलेंडर से गैस लीकेज के दौरान चूल्हा जलाते समय पति पत्नी और बच्चों समेत 5 लोग आग में झुलस गए।
सभी को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, उनका इलाज किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि आग रिजवान नाम के शख्स के घर में लगी थी, जो कपड़ों का कारोबार करता है। बहनोई और बहन है, सुबह नाश्ता बना रही थी बहन, गैस लीक होने से किचन में जो गैस भरा हुआ था उसमें कोई वेंटिलेटर तो था नहीं जिससे गैस निकल सके। जैसे इन्होंने गैस लाइटर जलाया आग जलाने के लिए चूल्हे पे, उसी तरीके से गैस भड़क गई। एक दूसरे को बचाने के चक्कर में सारे झुलस गए। नोएडा के सेक्टर 58 स्थित शैमरॉक प्ले स्कूल में बच्ची से अश्लील हरकत के मामले में केस दर्ज कर लिया गया है। साथ ही पुलिस स्कूल के 6 कर्मचारियों से पूछताछ कर रही है। आरोपी को पहले ही हिरासत में लिया जा चुका है। इस कर्मचारी पर 3 साल की बच्ची से अश्लील हरकत का आरोप लगा है। बताया जा रहा है कि खाना खिलाने वाले एक कर्मचारी ने बच्ची के साथ अश्लील हरकत की। पुलिस इस मामले में दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की बात कह रही है। शैमरॉक हॉस्पिटल में जब डॉक्टर को दिखाया गया तो डॉक्टर ने साफ बता दिया कि सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस है, और उन्होंने ये भी कहा मेट्रो हॉस्पिटल वालों ने, ये शैमरॉक स्कूल का पहला केस नहीं है। तो सर जो ये जिसने ये हरकत की है तो वो पकड़ा नहीं गया है क्या? कोई अभी तक पकड़ा नहीं गया। पुलिस सिर्फ स्कूल के गार्ड को ले आई है। स्कूल जो एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने साफ मना कर दिया कि हमारे पास कोई मेल स्टाफ नहीं है, और वो और हम पर ही चढ़ रहे थे। पुलिस थोड़ी हेल्प कर रही है, वो गार्ड को पकड़ लाई। शैमरॉक वाटिका में इसके साथ इंसिडेंट हुआ है, सेक्टर 56 में है। 3.5 साल की बच्ची है मेरी। मैम किसके ऊपर आरोप है, किसने किया है? बच्ची ने तो ये बताया कि जो खाना खिलाता है उसने किया है, बट ये भी बता रही है कि जो काजल लगाता है एक लड़का है उसने किया है, और स्कूल वालों ने ये डिनाई कर दिया है कि ऐसा कुछ नहीं है। तो स्कूल वालों ने आपकी सहायता करने की कोशिश नहीं की, मतलब आपका कोऑपरेट नहीं किया? नहीं, बिल्कुल कोऑपरेट नहीं करा। उन्होंने डिनाई कर दिया कि हमारा ऐसा कोई स्टाफ ही नहीं है, उन्होंने डिनाई कर दिया, इसलिए हम पुलिस की सहायता ले रहे हैं। थाना ठामन क्षेत्र में आज एक पेरेंट ने ये शिकायत दी है कि एक स्कूल में जो 3.5 ईयर ओल्ड की जो बच्ची पढ़ती थी, प्ले स्कूल में पढ़ती थी, उसके साथ सेक्सुअल असॉल्ट की कोशिश हुई है, केस हुआ है। तो उनकी कंप्लेंट पे FIR रजिस्टर हो गई है मेडिकल करा करके, और उसमें आगे पहचान और उसकी कार्रवाई की जा रही है। गाजियाबाद के खोड़ा इलाके में 2 बच्चों की दम घुटने से मौत हो गई। बच्चों की उम्र 3 साल और 1.5 साल थी। मौत की वजह घर में रखे टेलीविजन सेट में लगी आग थी, जिस वजह से कमरे में धुआं भर गया और आसपास के लोगों ने कमरे से धुआं निकलता देखा तो आवाज दी, जिसके बाद कमरे का दरवाजा खोलकर बच्चों को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने दोनों बच्चों को मृत घोषित कर दिया। देवरिया से खबर है, यहां सेंट्रल बैंक में 2,70,70,000 रुपए की चोरी हो गई है, जिसके बाद कई थानों की पुलिस बैंक पहुंच गई है। साथ ही गोरखपुर रेंज के IG और DIG भी मौके पर पहुंचे हैं। कल बैंक में छुट्टी थी और आज जब नोटों की गिनती हुई तो चोरी का खुलासा हुआ। त्रिपुरेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे संवाददाता। त्रिपुरेश, बताइए क्या है ये पूरा मामला, किस तरह से इस पूरे मामले की जांच आगे बढ़ रही है? जैसे कल आपको बता दें, बहुत ही हैरान करने वाली चोरी सामने आई है। कल बैंक बंद था और जो आज बैंक खुला तो जो बैंक के अफसरों ने तहरीर दी थाने में, उनके बैंक से 2,70,70,000 की चोरी हुई है। एक खबर लगती है तमाम थानों के पुलिस और SPO वहां पहुंच गए, और जब जांच पड़ताल की गई इस मामले में तो पता चला कि ये जो रुपए थे चेस्ट से बाहर रखे हुए थे। ऑन पेपर इनका बैलेंस सही है, लेकिन उनका कहना है कि चेस्ट से बाहर ये रुपए रखे थे 2,70,70,000। इसमें जो सबसे बड़ी बात सामने आई है वो है कि इसमें जो एक मौजूद पुलिसकर्मी था ड्यूटी पर, वो कल से गायब है, और इसमें कुछ बैंक कर्मियों की समस्या बताई जा रही है। जो SP से हमारी बात है, उन्होंने कहा कि ऑन पेपर सारे पैसे मौजूद हैं, और जो इनकी बात कर रहे हैं कि ये चेस्ट से बाहर रुपए रखे थे वो रुपए चोरी हैं। तो पूरे मामले में जांच की जा रही है, और सिपाही कब से गायब है उसको पकड़ने का प्रयास किया जा रहा है। और CCTV फुटेज की तस्वीर आई है, उसमें भी प्रयास किया जा रहा है कि सिपाही का जो होलिया स्पष्ट उसमें बयां कर रहा है, उसके अनुसार उस सिपाही को जब पकड़ा जाएगा तो पूरी जो तस्वीर है वो सामने आ जाएगी। जी सर, ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि रुपया चेस्ट में क्यों नहीं रखा था, क्या ये अधिकारियों की लापरवाही थी बैंक के, और दूसरा किस तरह से उस सिपाही तक पहुंचने की कोशिश हो रही है? बिल्कुल, ये पूरी तरह से कहा सकता है पूरी तरह बैंक की लापरवाही है कि ये पैसा चेस्ट के बाहर कैसे रखा गया, इसको चेस्ट के बाहर नहीं होना चाहिए। और इस सिपाही को जो CCTV में उसकी तस्वीर आई है वो लापता है। तो अभी जो पुलिस ने अभी मौके पर DIG और IG भी हैं, तो फिलहाल पुलिस अभी रुपयों की गिनती कर रही है। उसके बाद आगे की जांच की बात करें कि पूरे मामले में उस सिपाही को पकड़ने का प्रयास किया जा रहा है, और उससे पकड़ के पूरी तस्वीर सामने आ जाएगी। जानकारी देने के लिए शुक्रिया। रूबी चौधरी मामले में LBS एकेडमी के गार्ड देव सिंह को पुलिस ने हिरासत में लिया और पूछताछ के लिए देहरादून लाया जा रहा है।
गणेश व्याल हमारे संवाददाता इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गणेश, क्या जानकारियां आ रही हैं आपके पास? शेखर, जिस तरह से कल रूबी चौधरी को पुलिस ने हिरासत में लिया था, उनसे पूछताछ की थी, देर रात ये कार्रवाई की थी, उसके बाद से ही संभावना बन गई थी कि जो अन्य इस रूबी मामले से संबंधित हैं, जैसे गार्ड देव सिंह की भूमिका अहम मानी जा रही थी कि वो उसके गार्ड रूम में रही थी, तो उस चक्कर से चलिए, शायद हमारा संपर्क टूट गया है, लेकिन इस समय बड़ी खबर। रूबी चौधरी मामले में एलबीएस एकेडमी के गार्ड देव सिंह को पुलिस ने हिरासत में लिया है और पूछताछ के लिए देहरादून लाया जा रहा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी में बालू, मिट्टी जैसे लघु खनिजों के खनन पर सशर्त रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा कि बिना सक्षम अधिकारी के अनुमोदन के खनन का काम न किया जाए और न ही पट्टे दिए जाएं। अदालत ने लघु खनिज खनन संबंधी यूपी सरकार के उस कानून को रद्द कर दिया जिसमें नीलामी के जरिए खनन देने का प्रस्ताव था। कोर्ट ने साफ कहा कि अब यूपी सरकार के 22 अक्टूबर 2014 की अधिसूचना के तहत खनन का कोई पट्टा न दिया जाए जब तक सक्षम अधिकारी पर्यावरण संबंधी मानकों के पूरा होने की शर्त पूरी न करें। दरअसल याचिका में मांग की गई थी कि खनन की इजाजत इस तरह से दी जाए जिससे पर्यावरण और प्राकृतिक संपदा को नुकसान न पहुंचे। प्लान करके एक सर्टेन माइनिंग प्लान बनाएंगे कि कितनी दूरी तक खोदा जाएगा, कितनी डेप्थ तक खोदा जाएगा, घोंगा फाला जो भी है उनको प्रोटेक्शन कैसे होगा, खुदाई के बाद वो जमीन का क्या उपयोग होगा, किस तरह से रिहेबिलिटेशन किया जाएगा, एक ही अंतर पड़ेगा। ट्रांसपेरेंसी होगी कि अब माइनिंग लीज में अगर माइनिंग प्लान के हिसाब से है तो ट्रांसपेरेंसी होगी हाईकोर्ट के आदेश से। क्योंकि इन्होंने अपने रूल्स में ये कह दिया था कि साहब जो लेसी है वो अप्लाई करेगा, अगर डायरेक्टर 3 महीने के अंदर नहीं उसको रिजेक्ट करते तो मान लिया जाएगा कि यही माइनिंग प्लान है। हाईकोर्ट ने कहा नहीं, ऐसे नहीं, क्वालिफाइड पर्सन माइनिंग प्लान बनाएगा, उसको गवर्नमेंट उसको अप्रूव करेगी, तभी माइनिंग क्वेरी होगी। गाजीपुर के शख्स रामादीन की सऊदी अरब में मौत के बाद जब उसका शव भारत लाया गया तो उसके शरीर के कई अंग गायब पाए गए। जैसे ही खबर फैली, आसपास के लोगों का हुजूम लगने लगा। लोगों ने इस मामले में प्रशासन से उचित कदम उठाने की मांग की है, लेकिन प्रशासन अभी भी संवेदन शून्य बना हुआ है। प्रशासन की तरफ से एक भी नुमाइंदा पीड़ित परिवार से मिलने नहीं आया और पीड़ित परिवार ने कई बार जिलाधिकारी से गुहार लगाई, लेकिन अब तक कोई फायदा नहीं हुआ। अब सामाजिक कार्यकर्ता सामने आए हैं, लेकिन क्या इस परिवार को न्याय मिल पाएगा, ये बड़ा सवाल है। आगरा में कल से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद चेयरमैन अनिल यादव के घर धरना दिया। उसी दौरान अनिल यादव के घर वालों ने परिषद के कार्यकर्ताओं की पिटाई की और जेल भेज दिया। इसके बाद विरोध में परिषद के कार्यकर्ताओं ने गांधी प्रतिमा पर 1 दिवसीय धरना दिया और यूपीपीएससी के पेपर लीक होने पर सीबीआई जांच की मांग की। साथ ही अनिल यादव को चेयरमैन पद से बर्खास्त करने की भी मांग की। इतना ही नहीं, परिषद के कार्यकर्ताओं ने गिरफ्तार सदस्यों को तुरंत रिहा न करने पर बड़ा आंदोलन करने की बात कही। कि हम लोग सब लोगों की मांग है कि विद्यार्थी परिषद कार्यकर्ताओं को रिहा किया जाए और अनिल यादव के खिलाफ कार्रवाई कर उनको जेल भेजा जाए। और जो भी ऐसे लोग उस परीक्षा में पेपर लीक आउट करने वाले जो कर्मचारी, उन दोषियों के खिलाफ कार्रवाई हो, ये विद्यार्थी परिषद की मांग है। आज विद्यार्थी परिषद पूरे प्रदेश के सभी जिलों में जो है सांकेतिक धरना प्रदर्शन है। विद्यार्थी परिषद मांग करती है कि अनिल यादव जैसे भ्रष्ट अधिकारी को हटाया जाए।